अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ फंक्शन। आज हम फंक्शन की डेफिनेशन और इसके बाद जो डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ कि एक फ़ंक्शन होता क्या है। बेसिकली जो फंक्शन है ना, ये एक रिलेशन होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। वो रिलेशन ही जो आप सोच रहे हो, ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। किन के दरमियान? दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर ये दो बातों पर पूरा उतर आए तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, एक फंक्शन। और वो दो बातें कौन सी हैं, वो इसी डेफिनेशन के अंदर छुपी हुई हैं। तो अब हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू सेट वाई इज़ अ रूल। बेसिकली फंक्शन एक रूल है, या फिर इसे हम रिलेशन भी कह सकते हैं। एक रिलेशन है इन विच ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, सेट एक्स का हर एलिमेंट, ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेट एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट वाई के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए। मतलब कि सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ए कनेक्ट है 1 के साथ, बी मैप हो रहा है 3 के साथ, सी मैप हो रहा है 2 के साथ, डी 4 के साथ। यानी कि हर जो एलिमेंट है सेट एक्स का वो किसी ना किसी वाई के एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि डी जो है, लेट्स सपोज डी किसी भी वाई के एलिमेंट के साथ कनेक्ट ना होता तो हम कहते कि ये एक फंक्शन नहीं है। तो ये लाजमी है कि कोई ना कोई जो सेट एक्स का एलिमेंट है वो वाई के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ मैप हो। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स असाइंड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। ये हमारे पास जो है ये है दूसरी कंडीशन, यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी वैल्यूज़ हमारे पास निकल के आ रही हैं सेट वाई में, वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। यानी कि हर एलिमेंट की एक ही आउटपुट, एक ही वैल्यू निकल के आनी चाहिए, एक ही आउटपुट निकल के आनी चाहिए। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ए की हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वाई में 1, बी की जो आउटपुट वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 3, सी की 2, डी की 4। यानी कि हर एलिमेंट की एक वैल्यू जो वाई के करस्पॉन्ड एक वैल्यू हमें मिल रही है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ए की हमें दो वैल्यूज़ मिल रही होती, यानी कि ए की 1 भी मिल रही है, ए की 2 भी वैल्यू आउटपुट वैल्यू मिल रही है, तो ये फंक्शन की कंडीशन जो सेकंड कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करता, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो पहली कंडीशन के सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो असाइन होनी चाहिए वाई में, और जो वैल्यू असाइन है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, यानी एक सिंगल आउटपुट हमें मिलनी चाहिए। अब ये हमने जो बेसिक एक फ़ंक्शन का कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम इसको एक मज़ीद एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं ताकि जो फंक्शन है इस पे आपकी जो ग्रिप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। लेट्स सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं दो सेट को, जिसमें से सेट 1 जो हमारे पास है ये है 9th क्लास के बच्चों को हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज पहले जो 5 बच्चे हैं उनका हम रोल नंबर ये हो गए 1 2 3 4 एंड 5। और क्रॉसपॉन्डिंग में जो हम सेट लेते हैं वो लेते हैं वेट का। लेट्स सपोज सेट जो हमारे पास एक्स है ये 9th क्लास के बच्चों के रोल नंबर, और उनके क्रॉसपॉन्डिंग में हम वेट कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज 70, 75, इसके बाद हम कंसिडर कर लेते हैं 60, और फिर हमारे पास 70 आ गया, और इसके बाद हम कर लेते हैं 80 हो गया हमारे पास। और अब हम इनको मैप करते हैं। लेट्स सपोज पहला जो स्टूडेंट है, पहला रोल नंबर है, उसका वेट हमारे पास निकल के आ रहा है 70, दूसरे का हमारे पास वेट निकल के आ रहा है 75, और जो तीसरा स्टूडेंट है उसका भी हमारे पास 70 आ रहा है, और चौथे और पांचवें जो रोल नंबर है इसका हमारे पास वेट आ रहा है 80।
अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली जो कंडीशन के हर स्टूडेंट का जो वेट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, जो पहली कंडीशन के हर स्टूडेंट का वेट, ज़ाहिर बात है अगर स्टूडेंट होगा तो उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। ऐसा तो नहीं है कि लेट्स सपोज पहले 4 बच्चों का हमारे पास वेट आ रहा है लेकिन पाँचवें जो बच्चा है उसका कुछ वेट नहीं आ रहा। तो पहली कंडीशन क्या है कि वेट जो है यानी कि एक्स की वैल्यूज़ जो सेट एक्स की वैल्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग में सेट वाई है उसके अंदर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो सिंगल मिलनी चाहिए। मतलब कि अगर एक स्टूडेंट अगर है तो उसका एक ही वेट होगा, उसकी दो तो नहीं होगी वेट की वैल्यूज़। मतलब कि अगर कोई ये कहता है कि ये हमारे पास जो पहला स्टूडेंट है उसका वेट 70 भी शो हो रहा है और उसका वेट 75 भी शो हो रहा है, यानी एक ही बच्चे के 2 वेट, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है हमारे पास फंक्शन की 2 कंडीशन हो गई। तो ये क्या होगा, एक फंक्शन के हर स्टूडेंट का वेट एग्जिस्ट करता है और जो उनका वेट है वो हमेशा उसकी एक वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फंक्शन। अब ये हमारे पास हो गया बेसिक फंक्शन के से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। अब ये 2 एग्जांपल हैं, एक दफ़ा वीडियो को आप ना रोक के तो ये खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, अब अगर आपने कोशिश कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ पहला जो हमारा है रिलेशन, ये फंक्शन है कि नहीं। पहले हम इसकी पहली कंडीशन चेक करते हैं कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के साथ मैप हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। पहली जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन देखनी है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यूनिकनेस यानी उनकी यूनिक वैल्यू आ रही है या फिर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ सेट बी में हमारे पास आ रही हैं। तो पहले की तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है लेकिन दूसरे की ये देख रहे हो आप कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, यानी आउटपुट्स हमारे पास अब एक स्टूडेंट के यानी कि 2 वेट्स। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, एक फंक्शन नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरी हमारी जो एग्जांपल है। लेट्स सपोज अब पहली कंडीशन हम देखते हैं, हाँ मैपिंग हो रही है। पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई है कि सेट 1 2 3 हर किसी की मैपिंग हो रही है। दूसरी कंडीशन को अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो यूनिक आ रही हैं हर सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि हर एलिमेंट की एक की हमारे पास पी, 2 की क्यू, 3 की भी क्यू। ये आपने ज़हन में रखना है कि 2 एलिमेंट्स की सेम आउटपुट्स आ सकती हैं। मतलब कि 2 स्टूडेंट्स का अगर ऊपर वाली एग्जांपल देखें तो 2 स्टूडेंट्स का सेम वेट आ सकता है। जैसा कि रोल नंबर 4 का भी 80 वेट हो सकता है, 5 का भी 80 हो सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट के 2 वेट्स नहीं हो सकते। तो ये अगर इस तरह की कंडीशन हो तो ये फंक्शन की जो कंडीशन है उसमें ही आएगा। अच्छा, ये हमारे पास 2 कंडीशन फॉलो हो गई और उसके बाद ये क्या कहलाएगा, फंक्शन। अब अक्सर ये भी कंफ्यूज हो जाता है बच्चे कि ये जो हमारे पास 2 बच रहे हैं तो हमें इनसे कोई कंसर्न नहीं है। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनसे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, सेट ए के एलिमेंट्स में से कोई एलिमेंट ना बचे, कोई एलिमेंट ना छूटे। अगर ऐसा होता कि 4 बच रहा होता, 4 की कोई मैपिंग ना होती, तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं, तो ये क्या होगा, एक फंक्शन। अब हमने जो फंक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो पहला इसका लेवल है वो तो अबूर कर लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा एडवांस। अब हम फंक्शन को वेरिएबल्स की मदद से डिफ़ाइन करेंगे। पहले जैसे हमने फंक्शन को 2 सेट की मदद से डिफ़ाइन किया, अब हम फंक्शन को 2 वेरिएबल x और y की मदद से डिफ़ाइन करेंगे। x हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट, जो कि x की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा। बेसिकली जो एक फंक्शन है ये कंप्यूटिंग मशीन की तरह काम करता है। तो चूँकि मोबाइल भी एक मिनी मशीन है, तो हम मोबाइल की एनालॉजी को यूज़ करते हुए फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम मोबाइल को देखें तो हमारे पास बटन होते हैं, हर बटन का एक फंक्शन होता है और जब भी हम किसी बटन को दबाते हैं, मतलब कि एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनपुट जाएगी मोबाइल के अंदर और मोबाइल के अंदर एक फ़ंक्शन परफॉर्म होगा और मोबाइल की स्क्रीन पर हमें एक आउटपुट शो होगी। अब क्या हुआ, एक इनपुट प्रोवाइड की, फंक्शन परफॉर्म हुआ और हमें एक आउटपुट मिली। मतलब अगर हम 5 को दबाते हैं,
मतलब हम 5 एज ए इनपुट देंगे तो एक फंक्शन परफॉर्म होगा और मोबाइल की स्क्रीन पर हमें एक आउटपुट मिलेगी एज ए 5 हमें जो फंक्शन की स्क्रीन पर डिस्प्ले पर शो होगा। अगर हम कॉल की जो कॉल वाला बटन है उसको दबाते हैं तो हमें कॉल वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। तो अब इधर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि अगर हम किसी बटन को दबाएं तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, मतलब कि अगर हम 7 को दबाएं तो हमें एज ए आउटपुट मोबाइल की स्क्रीन पर 7 शो होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि मैं 7 को दबाता और मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ शो ना होता, मतलब कि बटन हमारा काम नहीं कर रहा, मतलब कि इनपुट तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, तो ये फंक्शन नहीं होता। तो फंक्शन के लिए लाजमी है कि सारे बटन काम करें, मतलब हर इनपुट पर एक आउटपुट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब कि हमारी जो आउटपुट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए हर इनपुट पे। और दूसरी कंडीशन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि दूसरी कंडीशन वो ये है कि जो भी आउटपुट हमें मिल रही है, जो भी आउटपुट निकल के आ रही है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ओनली वन, मतलब अगर हमने 9 को दबाया है तो डिस्प्ले पर हमें 9 ही शो होना चाहिए, मतलब कि एक इनपुट और एक आउटपुट। अगर हमने कॉल का बटन दबाया है तो हमें कॉल ही लगनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता कि मैं कॉल दबाता, कॉल वाला बटन दबाता तो कॉल भी लग जाती, मैसेज भी चला जाता, मोबाइल पे कुछ नंबर भी लिखना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि इनपुट एक ही प्रोवाइड की और आउटपुट मुझे ज़्यादा मिल रही हैं। तो कोई भी बंदा ऐसा मोबाइल रखना चाहेगा कि एक से ज़्यादा आउटपुट्स मिले? मैं तो बिल्कुल नहीं रखना चाहूँगा। तो ऐसे केस में ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। अगर हमने इनपुट प्रोवाइड किया है तो आउटपुट एग्जिस्ट करनी चाहिए और आउटपुट हमेशा सिंगल मिलनी चाहिए, मतलब कि कोई भी जो बटन है वो एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर, एक सिंगल जो फंक्शन है उसका परफॉर्म करे। अगर मैसेज वाला बटन है तो वो मैसेज ही जाएगा उसके ज़रिए, अगर कॉल वाला बटन है तो कॉल जाएगा, अगर कोई बटन लिखने वाला है तो उसे एक ही आउटपुट मिलेगा। ये हमारी जो चीज़ है, इसी एनालॉजी को अब हम यूज़ करेंगे मैथ की टर्म में। अगर हम मैथ की टर्म में देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ और तरह के होते हैं, जैसा कि एक्स स्क्र प्लस 1, इस तरह के हमारे कुछ फंक्शन होते हैं। इसमें हमारे पास y इक्वल्स एक्स स्क्र प्लस 1, वाई इक्वल्स एक्स स्क्र। अब यहाँ पर x जो हमारा है ये है इनपुट और y हमें मिल रहा है एज ए आउटपुट। x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज़ पर। अब इसी चीज़ को हम फंक्शन कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज हम y इक्वल्स एक्स स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। अब इनपुट में हम जो देंगे वो होगी रियल नंबर, रियल वैल्यूज़, कुछ भी हम इनपुट देंगे। अब जब हम 1 देंगे इनपुट एज ए इनपुट तो हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा फंक्शन के अंदर जाके और हमें आउटपुट में मिलेगा 1। जब हम 2 पुट करेंगे एज ए इनपुट तो हमें ये 2 जाएगा फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन कर देगा इसे डबल। फंक्शन का काम है डबल करना, क्योंकि वो फंक्शन का हमें नज़र आ रहा है तो फंक्शन इसे कर देगा 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4। इसके बाद अगर हम 3 पुट करें तो 3 फंक्शन के अंदर जाएगा और ये हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9। इसी तरह हम इनपुट्स पुट करते जाएंगे और आउटपुट्स हमें मिलती रहेंगी। अब हम चेक करते हैं हमारी कंडीशन। पहली कंडीशन कि हर इनपुट पे हमें एक आउटपुट मिल रहा है और जो आउटपुट मिल रहा है वो सिंगल मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है, मतलब कि 2 पे हमें जो वैल्यू है आउटपुट की वो 4 मिल रही है। मतलब कि 2 पे ऐसा तो नहीं है कि हमें 9 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है, हमें एक ही आउटपुट मिल रही है और वो मिल रही है 4। तो ये हमारा क्या होगा? एक फंक्शन होगा हमारा। तो ये ऑलमोस्ट आई होप कि आपको फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। और दो ही फंडे हैं इसके कि हमारी इनपुट जो है वो आउटपुट जो है इनपुट की हर वैल्यू पर एग्जिस्ट करनी चाहिए और जो भी हमें आउटपुट मिले वो उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ओनली 1 वैल्यू होनी चाहिए। अब हम थोड़ा फंक्शन की जो डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डोमेन बेसिकली जितनी भी हमने इनपुट्स वैल्यू प्रोवाइड की उनका हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन सेट ऑफ ऑल इनपुट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़
और इसके बाद जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल, डोमेन हो गई रेंज। रेंज बेसिकली रेंज क्या है, रेंज हमारे पास है जो भी हमने इनपुट प्रोवाइड की उसके नतीजा में जो हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं, उन आउटपुट्स का हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ अ फंक्शन। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब हम एक फ़ंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, एक फ़ंक्शन को अगर हमें डिनोट करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि फ़ंक्शन होता है और एक इनपुट होगी, एक फ़ंक्शन होता है, इसके बाद हमारे पास एक इनपुट होगी और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक आउटपुट, एक आउटपुट। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब ये तो काफ़ी बड़ा है, हम इसको f, इनपुट में हम क्या ले रहे हैं x और आउटपुट में हम क्या ले रहे हैं y। ये हमारे पास हो गया फंक्शन की नोटेशन। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं y इक्वल x प्लस 1। अब यहाँ पर x हमारे पास इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x पे डिपेंड कर रहा है। अब हम एट x इक्वल 1, y की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। एट x इक्वल टू 2 प्लस 1 तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल 3। अब हमने इनपुट और y की करस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यू मिल रही है आउटपुट। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा कि हम फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, y इक्वल एफ ऑफ एक्स है तो हम y की जगह एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1। अब हम इनपुट्स पुट करते हैं, एट x इक्वल 1, एट x इक्वल 2। अब हम फंक्शन में 1 पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 तो हमारे पास 2 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास y इक्वल एक्स प्लस 1 इस तरह से अगर हम फंक्शन को सिंपल करके लिख सकते हैं तो हमें ये कम्प्लेक्स करके लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, जैसा कि यहाँ पर हमें इधर नज़र आ रहा है कि y इक्वल 2 भी है और y इक्वल 3 भी है। और अगर ये हमें इनपुट्स ना दी होती, इस तरह से लिखा होता तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता कि यार किस चीज़ की बात हो रही है। लेकिन अगर हम यही चीज़ इधर देखें, जैसा कि अब इधर अगर इनपुट्स ना भी हों तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि या ये किस चीज़ की बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है। इनपुट्स हमारे पास क्या है, 1 है तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी 2। इनपुट 2 है तो आउटपुट क्या निकल के आ रही है 3। तो इनपुट्स का भी पता लग रहा है, आउटपुट्स का भी पता लग रहा है और किस चीज़ की बात हो रही है वो भी पता लग रहा है कि फ़ंक्शन की बात हो रही है। लेकिन इस केस में हमें ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है अगर ये साथ में ना लिखा हो। तो हम ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं कि फ़ंक्शन को इस नोटेशन में लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ये भी फ़ंक्शन को ही डिनोट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आज हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो फंक्शन के फर्दर जो क्वेश्चन और कुछ एग्जांपल्स हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।